द्विघात समीकरण का हमने ये वाला पोर्शन कर चुके थे पिछले क्लास में। ये भी हो चुका था कि भाई द्विघात समीकरण क्या होता है ना, कैसे बनता है, दैनिक जीवन में इसकी क्या अनुप्रयोग है, क्या एप्लीकेशन है, ये बातें हम समझ चुके हैं। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना कैसे किया जाता है, ये बातें समझ चुके हैं। यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल किया जाता है, इसके भी हमने कुछ क्वेश्चन किए। और इसी में आता है एक सूत्र विधि, उस सूत्र विधि को आज समझने वाले हैं, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। तो याद रखना, भारतीय गणितज्ञ ही थे जिन्होंने वर्ग समीकरण को हल करने के लिए एक सूत्र बनाया था, और उस सूत्र को बोला जाता है श्रीधराचार्य सूत्र। सुनिए, ध्यान देना इधर। भारतीय गणितज्ञ थे धराचार्य, और उन्होंने बोला कि भाई ये जो द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर से 0। उन्होंने ये बोला था कि ये क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। मतलब द्विघात समीकरण जो दिखाई देता है वो ऐसा होता है। तो इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो थोड़ी सी कठिनाई होती है। इसको अगर हम पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे तो भी दिक्कत जाती है। तो एक इसके लिए सूत्र बना दिया जाए, और वो सूत्र किस प्रकार से बना, इस बारे में हम पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते, और इस सूत्र की विशेषता क्या है, इस आधार पर अगली जो प्रश्नावली आने वाली है पूरी की पूरी उसी आधार पर बनने वाली है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ग समीकरण में कि सूत्र के द्वारा कैसे हम हल कर सकते। तो पहले सूत्र को उत्पन्न करेंगे कि भाई सूत्र बना कैसे, श्रीधराचार्य जी ने लॉजिक कैसे लगाया। देखिए, हमें मालूम है कि जो, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे, सूत्र के आधार पर भी क्वेश्चन करेंगे। हमें मालूम है कि ये ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, जहां पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। और a b c के मान क्या हो सकते हैं, a b c के मान क्या हो सकते हैं, a b तथा c का जो मान होगा वो होगा, कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। वास्तविक संख्या। नहीं आई बात समझ में? कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके दिमाग में जो जो वास्तविक संख्या आ सकती है, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, कोई भी, आप a, b और c के जगह रख दो तो आपको एक वर्ग समीकरण मिल जाएगा नया। ठीक है, बस a का मान शून्य मत रखना। शून्य रखेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य x का वर्ग। अरे a का मान शून्य रखेंगे तो ये वाला पद ही गायब हो जाएगा, जिसके कारण वर्ग समीकरण बोला जाता है। वर्ग समीकरण मतलब घात 2 होना जरूरी है ना, तो a का मान शून्य नहीं हो सकता, बाकी b और c का मान हो सकता शून्य। ठीक है, और कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती। चलिए, श्रीधराचार्य जी ने जब इसका सूत्र बनाया तो उन्होंने क्या किया, इसको उधर कर दिया। किसको, c को। प्लस bx बराबर से क्या हो गया, जब c इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस c हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, 4a का दोनों पक्षों में गुना कर दिया। दोनों पक्षों में गुना करने पर उन्होंने क्या किया, 4a का दोनों पक्षों में गुना कर दिया। तो देखिए, इसमें भी 4a का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a का वर्ग x का वर्ग, धन इसमें भी 4a का गुना किया तो 4abx, और इसमें भी 4a का गुना कर दिया। ऐसा किया क्यों, गुना तो किया, लेकिन किया क्यों, उन्होंने इसको पूर्ण वर्ग के रूप में बनाने की कोशिश की। पूर्ण वर्ग के रूप में कैसे बनाने की कोशिश की, इसको लिखा जा सकता 2ax का वर्ग। देखिए, लिख सकते क्या हम इसको ऐसा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, a का वर्ग ये हो जाएगा, x का वर्ग x का वर्ग हो गया। धन देखिए 2ax है ना, तो इसको भी मैं क्या करता हूं, ये जो 4 है उसको 2 भागों में तोड़ देता हूं। 4 को हम 2 गुणित 2 लिख सकते हैं,
और a को भी लिख दिया, यहाँ x को भी लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिखा, b लिख दिया। भाई मैंने लिखने का तरीका क्या किया है, ये जो 2 है, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, a का वर्ग कितना हो गया a, और x का वर्ग हो गया 2 गुणित 2 4 हो गया। a भी लिखा है, b भी लिखा है, x भी लिखा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते ना, और इज इक्वल टू -4ac। इसके बाद क्या किया, दोनों पक्षों में b का वर्ग जोड़ दिया, इधर भी b का वर्ग जोड़ दिया, इधर भी b का वर्ग जोड़ दिया। दोनों पक्षों में b का वर्ग जोड़ने पर, दोनों पक्षों में b का वर्ग जोड़ दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, तो हम यहां पर बोल सकते कि ऐसा करने से a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा सूत्र बन गया, या x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ऐसा सूत्र बन गया। ये देखिए, इसका वर्ग और x है तो यहां x आया, y का वर्ग यहां पर y है तो यहां पर भी y आया, और 2 भी आया साथ में। सेम ऐसे ही यहां पर क्या हो गया, यहां पर इसका वर्ग है तो ऐसा आ गया, इसका वर्ग है तो ये भी यहां पर आ गया, और 2 भी आ गया साथ में। तो इतने को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इतने को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ना, जहां जहां x दिखाई दे रहा वहां पर 2ax है, जहां जहां y है वहां पर b दिखाई दे रहा, तो पूरे को हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू b का वर्ग ऋण 4ac। इसका दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो 2ax प्लस बी। आपको मालूम है कि इधर से वर्ग हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल लग जाएगा, और यहां पर क्या लग जाएगा, धन ऋण लग जाएगा। याद रखना कि x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो x का मान कितना होता है, प्लस माइनस ए होता है। दोनों का जब वर्गमूल लिया जाता है तो प्लस माइनस होता है। ये कई बार बता चुका हूं मैं कि क्यों होता है, ठीक है ना, याद रखना इस बात को। तो ये भी क्या हो गया, इसका वर्गमूल हटाया तो यहां पर क्या हो गया, प्लस माइनस हो गया, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया मैंने। अब देखिए, ये b उधर जाएगा तो 2ax इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 2a का तिरछा गुना होगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इतना हो गया। तो जो श्रीधराचार्य जी ने जो फार्मूला बनाया था वो ये है, क्या है, ये वाला सूत्र है। और यहाँ तक हमने पिछली क्लास में कर चुके हैं, यहाँ तक पिछली क्लास में कर चुके हैं कि श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो ये बातें हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में भी हमने ये वाला फार्मूला सिद्ध किया था और ज़्यादा डिटेल में समझा था। अगर कहीं पर दिक्कत है तो आप उस बात को देख सकते हैं, और मेरे ख्याल से सभी को ये फार्मूला आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब देखना इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद क्या हुआ, हमने बोला कि भाई x इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये होता है सूत्र। प्लस माइनस का मतलब ये हुआ, प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि भाई एक बार प्लस ले लो तो एक आंसर आ जाएगा, एक बार ऋण चिन्ह ले लो। कैसे लेंगे अभी हम बताएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। अब यहां पर जो वर्गमूल है, याद रखना गणित में कभी भी वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक चिन्ह नहीं आना चाहिए, नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। आ जाए तो क्या होगा, ये वास्तविक संख्या नहीं होती है। क्या नहीं होती है, वास्तविक संख्या नहीं होती है। अगर वर्गमूल के अंदर माइनस आ जाए तो उसको वास्तविक संख्या नहीं बोलते हैं, तो फिर क्या बोलते हैं, तो उसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। क्या बोला जाता है, काल्पनिक संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो जब वास्तविक संख्या नहीं होगी
तो आपको फिर छोड़ देना है उस प्रश्न को। आपको बोलना है कि भैया ये वास्तविक संख्या नहीं है और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसा बोलना नहीं है। केवल वास्तविक संख्या नहीं है ऐसा लिख के छोड़ देना है, बस हल नहीं करना है आगे, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर मेरे पास में कोई संख्या रेखा है, संख्या रेखा 0, 1, 2, 3, -1, -2 और इसी प्रकार से इधर भी कहीं अनंत तक जाएगी और इधर भी आगे तक बढ़ते जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। ये वाली जो संख्याएं होती है ये शून्य से छोटी संख्या होती है। ऋणात्मक संख्या हमेशा शून्य से छोटी होती है और जो धनात्मक संख्या होती है वो हमेशा शून्य से बड़ी होती है। ये आप 6वीं 7वीं क्लास में ही सीख चुके हैं। जो धनात्मक संख्या होती है वो क्या होती है, शून्य से बड़ी। मैंने क्या बोला कि वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्गमूल के अंदर क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक संख्या ही आना चाहिए। यानी कि इसके अंदर जो संख्या आएगी वो हमेशा क्या होगी, शून्य से बड़ी संख्या होना चाहिए, शून्य से बड़ी संख्या होना चाहिए, यानी कि धनात्मक होना चाहिए। शून्य भी चलेगा, बड़ी या बराबर बोल सकते हैं, बड़ी या बराबर, बस समझ में। तो याद रखना कि जो b² ऋण 4ac जो वर्गमूल के अंदर लिखा है इसका मान सदैव शून्य या शून्य से बड़ा होना चाहिए, तभी हल करना है। अगर इसके अंदर वर्गमूल के अंदर शून्य से छोटी यानी कि ऋणात्मक संख्या आएगी तो फिर हमें हल नहीं करना है। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल काम है, ठीक है। अब देखिए एक मैं उदाहरण बता रहा हूं। यदि मान लिया जाए कि आपके पास में क्वेश्चन आ गया, एक प्रश्न आ गया। क्या आया प्रश्न कि x का वर्ग ऋण 3x धन 2 बराबर से 0 को सूत्र विधि से हल करिए। सूत्र विधि से हल करिए। हो गया प्रश्न तैयार, हल कीजिए। अब ऐसा प्रश्न आ गया तो अब सूत्र विधि क्या होती है, तो हमने सूत्र निकाल लिया। इससे हल कैसे किया जाता है इस बात को देखो आप। मुझे एक बात बताओ, वर्ग समीकरण क्या होता है? वर्ग समीकरण क्या होता है? वर्ग समीकरण ये होता है ax का वर्ग धन bx धन c बराबर से 0 होता कि नहीं ऐसा वर्ग समीकरण? ये व्यापक रूप है वर्ग समीकरण का। व्यापक रूप क्या होता है? तो ये एक छाछा होता है, पिछली क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था, ठीक है ना। से तुलना करने पर, से तुलना करने पर इससे क्या करना है, जो भी प्रश्न दिया है ना आपका, जो भी प्रश्न दिया है ना उसकी तुलना इससे करो। तुलना करेंगे तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ x के वर्ग के साथ में 1 है, यहाँ x के वर्ग के साथ में ये है, तो ये बराबर से कितना हो गया, 1 हो गया कि नहीं। b के जगह कौन है, तो b बराबर से ऋण 3 है कि नहीं। भाई x का गुणांक यहाँ पर b है और यहाँ x का गुणांक ऋण 3 है, तथा c का मान कितना है, तो आप बोलेंगे कि c का मान तो 2 है। बड़ा आसान सा काम है भाई, इसके बराबर ये देख लिया हमने, बिल्कुल आसान सा काम है ये, ठीक है। तुलना कर ली हमने और a b c के मान निकाल दिए। अब डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे हम, सूत्र विधि से। ऐसा लिखना है आपको और सूत्र लिख देना है कि x बराबर से क्या होता है, ऋण b धन ऋण वर्गमूल b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। आप बोलेंगे ये कहाँ से आ गया, तो कहाँ से आया क्या, ये सूत्र है। सूत्र लिखा मैंने जैसे कि वैसे, ज़्यादा माथापच्ची करना ही नहीं है। x इक्वल टू, ध्यान देना इधर, x इक्वल टू क्या होगा, देखिए जहाँ पर b है वहाँ पर a रखना है, जहाँ a है वहाँ पर इतना रखना है, जहाँ c है वहाँ पर a रखना है। बस उठा उठा के इसमें रख देना है आपको सारे मान। माइनस ऋण b का मान कितना है, ऋण 3 है, ये रख दिया मैंने। धन ऋण है तो धन ऋण लिख दिया, वर्गमूल है तो वर्गमूल लगा दिया। b है तो b का मान कितना है, ऋण 3 है, तो ऋण 3 का b का वर्ग है तो ऋण 3 का वर्ग हो गया।
ऋण 4, ए का मान कितना है तो 1 बोलेंगे आप, और सी का मान कितना है तो आप बोलेंगे 2 है, डिवाइडेड बाय 2, और ए का मान कितना है 1 है। बस हो गया काम। बस इसको अब हल करना चालू करो। ऋण और ऋण का गुना होता है तो आपको मालूम है कि धन होता है, माइनस का स्क्वायर होता है, ऋण का वर्ग करेंगे तो धन हो जाता है। 3 का वर्ग कितना हो गया 9, ऋण 4 दूनी 8 है ना, बटे 2, इतना आ गया। अब देखिए 1 से बराबर से कितना होगा, 1 से बराबर, ये वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे हम, ये बात याद रखना, मैंने नया क्वेश्चन बनाया है यहाँ पर, ठीक है ना। इनको भी कर सकते हैं अपन, लेकिन मैंने नया क्वेश्चन बनाया इस सूत्र को कैसे अप्लाई करना है ऐसा देखने के लिए। 3 धन ऋण वर्गमूल 9 में से 8 को घटाया तो 1 हुआ, और बटे 2, इतना आ गया। अब ध्यान देना, और एक स्टेप कर देते। 1 से बराबर से 3 धन ऋण, 1 का वर्गमूल 1 होता है, सभी को मालूम है, बटे 2। अब ध्यान देना, यहां पर एक धन का भी चिन्ह है, एक ऋण का भी चिन्ह है। एक बार धन चिन्ह लो, एक बार ऋण चिन्ह लो। हम क्या करेंगे, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, चलो ठीक है, 1 से बराबर से क्या हो जाएगा 3 धन 1। देखिए 2 चिन्ह है ना, तो एक बार धन लिखना है और एक बार ऋण लिखना है। तो अभी तो धन चिन्ह ले रहे हैं हम, देखिए ऋण को छोड़ दिया मैंने, तो 1 से बराबर से कितना होगा 4 बटे 2। तो 1 से बराबर से कितना आ गया, 1 से बराबर से कितना आ गया, तो आप बोलेंगे कि 1 से बराबर से हमारे पास आ गया 2 1 2, 2 दूनी 4। 1 का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब इसी प्रकार ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, चलिए ठीक है ऋण चिन्ह ले लेते भाई। यहां पर क्या है, 1 से बराबरी से धन को छोड़ दो और ऋण लिख लो। 1 से बराबर से क्या हो जाएगा, 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 बटे 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो देखिए कितना बढ़िया काम हो गया। मतलब इस प्रश्न को आप पूर्ण वर्ग बनाकर भी हल करेंगे तो इतना ही उत्तर आएगा, और गुणनखंड करके भी करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा, और सूत्र विधि से भी हल किया तो इतना ही उत्तर आया। तो ये वाला तो ज़्यादा अच्छा लग रहा मुझे। सीधा सीधा मान उठा उठा के इस सूत्र में रखना है, हल करना है, एक बार धन चिन्ह लेना है, एक बार ऋण चिन्ह लेना है, हल करना है तो आंसर आ जाएगा। कैसे गुणनखंड करेंगे, कैसा वर्ग पूर्ण वर्ग बनाएंगे, वो उसकी झंझट खत्म हो गई। बात क्लियर हो गई। तो अब इस आधार पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, और मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं गुणनखंड विधि से। आगे बढ़ते हैं, हम उदाहरण में देखते हैं, और इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम हल करने की कोशिश करते हैं। सुनिए, ध्यान देना, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो कि प्रश्न में बोला क्या गया है। आपको चित्र भी दिया है, और चित्र नहीं भी दिया जाए, डायग्राम अगर इसका नहीं भी दिया जाए तो आप बना सकते हैं, इतनी आप में क्षमता होना चाहिए। देखना, मैं बनाने की कोशिश करता, मुझे नहीं मालूम कि चित्र क्या दिया है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। देखना, आसान काम है, थोड़ा सा उसको प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा। देखना, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 कम है। लंबाई जो है, एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। अच्छा, बना देता हूँ भाई मैं आयताकार पार्क का, हमें तो मालूम है ना कि आयत कैसा होता है, ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते। चलिए मैं तो ऐसा बना रहा हूँ, मुझे थोड़ी मालूम है कि ये डायग्राम कैसा है। देखिए, अगर मान लिया जाए इसकी चौड़ाई कितनी है 1 से है, तो लंबाई कितनी होगी 1 से धन 3 होगी कि नहीं होगी। अरे चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई 3 कम है, ऐसा बोल सकते। अब आप बोलेंगे कम है और आपने ज़्यादा लिख दी। अरे कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा ही करेंगे हम। इसको 1 से मान लो। देखना, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई
इसकी लंबाई से 3 कम है, ये क्या हो गई, इसकी लंबाई है और इसकी अपेक्षा 3 कम है। अगर लंबाई को आपने माना तो चौड़ाई आप यहां पर इसकी अपेक्षा 3 कम हो जाएगी। क्लियर हो गई ना बात। चलिए यहां तक प्रश्न को पढ़ लिया मैंने। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक है, तो इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए मेरे पास में क्या एक त्रिभुज भी है, वो बता रहे हो, और कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज कैसा है भाई, ऐसा कुछ समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसकी विशेषता ये है कि भैया, इसकी विशेषता ये है, इसका जो आधार है ना, इसका जो आधार है, सुनिए फिर से और एक बार, अब प्रश्न को फिर से और एक बार पढ़ रहा हूँ। मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया ताकि मुझे नहीं मालूम कि ये डायग्राम कैसा है। देखिए क्या बोला है, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज के पार्क के आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इसकी ये 2 भुजाएं बराबर है। इस समद्विबाहु त्रिभुज का आधार और ये जो पार्क की चौड़ाई है ना, ये दोनों कैसे है, बराबर है, ऐसा बोला है। और समद्विबाहु मतलब ये वाली 2 भुजाएं बराबर है। और इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 12 मीटर दी है। अब मुझे एक बात बताओ कि 1 से ऋण 3 है तो ये भी 1 से ऋण 3 होगा कि नहीं। अब आप बोलेंगे कि देखिए ये डायग्राम अलग है, यहाँ पर 1 से धन 3 है, यहाँ 1 से है, आपने तो गलत लिख दिया। गलत नहीं लिखा, ये भी सही है। इसको भी हल करेंगे। मैंने यहाँ पर क्या किया, इसकी लंबाई को 1 से माना और चौड़ाई को 1 से ऋण 3 माना, और उन्होंने जो दिया है उसमें क्या किया, चौड़ाई को 1 से माना और लंबाई को 1 से धन 3 माना। दोनों का अंतर 3 का है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कैसा भी बनाओ अपने हिसाब से बनाओ, लेकिन जो बोला गया है वो सही होना चाहिए बस। चलिए ठीक है, अपन उन्हीं के हिसाब से बनाते हैं। अब और एक बार, अंतिम बार मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। हमने माना कि इसकी चौड़ाई कितनी है, 1 से है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, 1 से धन 3 होगी। क्यों, क्योंकि इसकी अपेक्षा ये 3 कम है। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए इतना मान लिया। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। यहाँ पर आपको बोला है कि ये जो है ना एक त्रिभुज है, लेकिन त्रिभुज का जो ये आधार है ना, ये आधार और आयत की चौड़ाई क्या है, बराबर है, ऐसा बोला है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 12 है। जब ये 1 से हुआ तो ये भी 1 से हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। हाँ इतना हुआ। चलिए इतना हम यहाँ पर मान लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे देखेंगे क्या बोला है, आगे की बात आगे करेंगे। सबसे पहला काम तो क्या बोला है, माना आयताकार पार्क। मानना भी क्या है, क्या मानना है, जो पूछा गया उसको मानो। क्या बोला है, आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है आपको। तो माना पार्क की चौड़ाई कितनी है, 1 मीटर। पार्क की लंबाई कितनी होगी, पार्क की लंबाई बराबर से कितनी होगी, इसकी चौड़ाई की अपेक्षा 3 ज्यादा मतलब 1 से धन 3 इतने मीटर होगी। इतना मैंने यहां पर मान लिया। एक आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 कम हो। अरे इसको मैं काट देता हूं भाई, इसको मैं काट देता हूं, जितना हो गया उसको काट देता हूं, जबरन का कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। ये लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो इसको भी काट दिया क्योंकि मैंने कर लिए, इसके अनुसार मान लिया, लंबाई और चौड़ाई इसकी मान ली है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल, किसका,
इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल किसका, इसका क्षेत्रफल, इसका आयताकार, पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है, ये वाला जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल से 4 मीटर अधिक है। इसका क्षेत्रफल जितना भी होगा ना उसकी अपेक्षा 4 वर्ग मीटर ज्यादा है। तो पहले इसका क्षेत्रफल तो पता करो, पहले इसका क्षेत्रफल तो पता करो। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार पार्क, ये भी कोई पार्क बना हुआ है, ठीक है, त्रिभुजाकार पार्क पहले से बना हुआ का क्षेत्रफल। मुझे एक बात बताओ कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो याद रखना कि त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज हो, इसका क्षेत्रफल, इसका आधार कितना, ये x है तो ये x है, मतलब ये x है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 12 है। कितनी है, 12 मीटर है। हमेशा याद रखना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ये मेरे ख्याल से सभी को फार्मूला याद होगा, और नहीं होगा तो याद रख लेना। 1/2 आधार कितना है, x है, और ऊंचाई कितनी है भाई, 12 है। और 2 1 2, 2 6 12, और आप बोल सकते कि 6x हो गया, 6x हो गया। त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 6x है। अब बात मजा आएगी, मतलब आपने इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब प्रश्नानुसार क्या भाई, प्रश्न को मैं पढ़ रहा हूं। अब इसका यानी कि आयत का क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई इतनी है से 4 वर्ग मीटर अधिक है। भाई जब प्रश्नानुसार त्रिभुजाकार पार्क, जो त्रिभुजाकार पार्क का जो क्षेत्रफल होगा, पार्क का क्षेत्रफल होगा, और आयताकार पार्क का क्षेत्रफल होगा, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल होगा। जो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल है वो त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल की अपेक्षा क्या है, 4 अधिक है, 4 वर्ग मीटर अधिक है। मतलब ये क्षेत्रफल जितना भी होगा उसमें 4 को जोड़ देंगे तब इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। ऐसा प्रश्न में बोला है, मैंने अपने मन से नहीं लिखा, प्रश्न के अनुसार चल रहा है। अब देखना ना, त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, तो 6x है, और ये कितना है, धन 4, बराबर से आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल याद रखना, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ये बात याद रखना। लंबाई कितनी है इसकी, 1 धन 3, और चौड़ाई कितनी है, 1 है। अब इसको हल कर देना है, तो 6x धन 4 बराबरी से x का गुना करेंगे तो x का वर्ग धन 3x। आ गई क्या बात समझ में? तो आप बोलेंगे कि आ गई, इसमें कुछ रखा ही नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ। सोचने वाली बात है कि किसको किधर ले जाए, अरे इसको इधर लाओ कि इसको इधर ले जाओ, बड़ा कंफ्यूजन है। ज्यादा जो कम घात वाले हैं ना उसको ज्यादा घात वाले की ओर ले जाना चाहिए, हमेशा याद रखो। ये कम घात वाले पद है तो इसको उधर की ओर ले जाओ। तो देखिए क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस 3x, ये 6x उधर जाएगा तो ऋण 6x, और 4 उधर जाएगा तो ऋण 4 बराबर से 0। और आप देखेंगे कि x का वर्ग और 3x में से 6x घटाएंगे। अरे भाई छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो घट तो जाएगी लेकिन ऋण का चिन्ह आएगा, और -4 और =0। समझ में आ गई बात इतनी? तो ये हो गई हमारी कहानी यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक हो गई हमारी कहानी कंप्लीट।
ठीक, अब आगे की बात करते हैं हम। सुनिए, आगे की बात करते हैं हम। इसको हटा दूं मैं थोड़ा सा, इसको भी हटा दूं, ठीक है। अब आगे हम हल करते हैं। अब हमें ये देखना है कि सूत्र विधि से या समीकरण, इसको एक दे दो। हम क्या करते हैं, समीकरण की तुलना किससे करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर से 0 से करने पर। आई बात समझ में? ये दोनों की तुलना करते हैं हम। तो ए की जगह क्या आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ये है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ एक्स के साथ बी है, यहाँ एक्स के साथ कौन है, तो आप बोलेंगे कि बी के जगह ऋण 3 है और सी के जगह कौन है, ऋण 4 है। अब सूत्र विधि से चलिए सूत्र लगा रहा हूं मैं। आपको मालूम है कि सूत्र क्या होता है, ऋण बी धन ऋण वर्गमूल बी का वर्ग ऋण 4ac डिवाइडेड बाय 2a, इतना होता है सूत्र। क्या करना है, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा काम है कि जहाँ जहाँ ए दिखाई दे रहा वहाँ पर 1 रख दो, जहाँ जहाँ बी दिखाई दे रहा वहाँ पर ऋण 3 रख दो, जहाँ जहाँ सी दिखाई दे रहा वहाँ पर ऋण 4 रख दो। तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबरी से एक्स इज इक्वल टू माइनस बी का मान कितना है, -3 है, -3 रख दो भाई, ये रख दिया। धन ऋण लगा दो, वर्गमूल का चिन्ह लगा दो। बी का मान कितना है, ऋण 3 है, तो ऋण 3 का वर्ग कर दो, कर दिया। -4, ए का मान कितना है, ए का मान कहा गया भाई, ए का मान 1 है, तो 1 रख दिया मैंने। और सी का मान कितना है, तो ऋण 4 है, तो ऋण 4 रख दिया। ये हो गया बटे 2, और ए का मान कितना होगा, 1 होगा। अब इसको हल करेंगे तो 1 से बराबर से कितना हो गया, आपको मालूम है ऋण और ऋण का गुणा होता है तो धन हो जाता है। ऋण का वर्ग करेंगे तो धन 3 तिया 9, और ऋण का गुणा करेंगे तो धन 4 चौक 16 और बटे 2। तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम कि 1 से बराबर से 3 धन ऋण 16 और 9 25 हो गया, और बटे 2। और आपको मालूम है कि भाई 25 का जब वर्गमूल निकाला जाता है तो क्या होता है, 5 होता है। हो गया काम। अब एक बार धन चिन्ह लेंगे, धन चिन्ह लेने पर, चलो धन चिन्ह ले लेते। तो 1 से बराबर से क्या हो जाएगा, 3 धन 5 बटे 2, तो 1 से बराबर से कितना हो जाएगा, 8 बटे 2। तो 1 से बराबर से क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 चौका 8, तो 4 आ गया। ठीक है, धन चिन्ह ले लिया मैंने। अब ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, चलो ऋण चिन्ह ले लेता हूं मैं, धन चिन्ह को छोड़ो ऋण चिन्ह ले लेते हम। तो 1 से बराबर से कितना हो जाएगा, 3 ऋण 5 बटे 2, 1 से बराबर से ऋण 2 बटे 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो 1 से बराबर से कितना आ गया, ऋण 1 आ गया। मुझे एक बात बताओ कि किसी भी आयताकार पार्क की चौड़ाई 1 से चौड़ाई थी ना, ऋणात्मक हो सकती क्या? आप बोल सकते हैं क्या कि कोई 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ऋणात्मक हो सकती क्या? अरे कभी नहीं हो सकती जीवन में, धनात्मक ही तो रहेगी। आपने बोला क्या कि मैं घर से स्कूल जाता हूं तो ऋण 5 किलोमीटर चलाऊं, अरे ऋण 5 कैसे होगा भाई, धन 5 होगा ना, 5 किलोमीटर चलेंगे ना। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि 1 से बराबर से ऋण 1 संभव नहीं है। अतः भाई 1 के 2 मान आए, ये सही है कि ये सही है, तो ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता, तो धनात्मक ही होगा। अतः आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबरी से कितनी होगी, 4 मीटर होगी।
पार्क की चौड़ाई मानी थी ना x, तो x का मान कितना आया 4 मीटर, तथा लंबाई बराबर से कितनी होगी 1/4, बराबर से x का मान कितना 1/3, तो कितना हो जाएगा बराबरी से x का मान कितना आ गया 4 आ गया, तो 4/3 बराबर से 7 मीटर। यही हमसे पूछा गया था। आसान काम है ना, ठीक है, आसान काम है। चलिए, कहीं अगर दिक्कत होगी तो पूछ लो, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ये तो द्विघाती समीकरण है, सूत्र विधि द्वारा करना है, तो ऐसे क्वेश्चन हम प्रश्नावली में करेंगे, ठीक है ना, प्रश्नावली में करेंगे। हाँ एमडी अली कुछ बोलना चाह रहे बेटा? सर, हाँ अगर दोनों एक्स जो है सर, दोनों में धन कम होना चाहिए, क्या करेंगे सर? हाँ बहुत बढ़िया, तो हाँ हाँ सही 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 बोल रहे हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। सुनिए, x का मान ये भी आ गया धनात्मक, जैसे मान लिया जाए 4 आ गया x का मान, और 1 भी आ गया, तो फिर कौन सा लेंगे? तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि भाई x का मान जब ऐसा होगा तो एक बार ये रखो, क्या रखो 4 रखो, मतलब चौड़ाई अगर इतनी है तो फिर लंबाई उतनी होगी, और चौड़ाई अगर ये है तो फिर लंबाई उतनी होगी, तो दोनों आंसर को लेते हुए चलना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये क्या करेगा, दोनों को संतुष्ट करेगा। समझ में आई बात? ऐसे क्वेश्चन आएंगे अपने पास, ठीक है ना। क्लियर हो गई एमडी अली? यस सर। दोनों धनात्मक है तो दोनों रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है, दोनों के लिए संतुष्ट करेगा। लेकिन यहां पर ऐसी कंडीशन नहीं है। ये सिंपल प्रश्न है भाई, अपन करेंगे ऐसे प्रश्नावली के, है ना। सबसे मेन तो है कि ये वर्ड प्रॉब्लम जो हमें ज़्यादा परेशान करती है। मैं आपको बता दूं कि ये सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्न है ना, सारे आपसे बनेंगे, मैं ऐसे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया प्रश्न दिया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। अंतिम उदाहरण है ये इसका, इस प्रश्नावली का अंतिम उदाहरण। मैं आपको बता दूं कि जब वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। जो हमारी अप्रोच होती है वो कैसी होना चाहिए, प्रैक्टिकली होना चाहिए, ठीक है, प्रायोगिक। मतलब उस पर ये सोच लो कि ये जो प्रश्न दिया है मैं हूं, अपने कैरेक्टर को उसके अंदर डाल दो। क्वेश्चन देखना, आधा तो आसान ही हो जाएगा। ये देखना कैसे, एक मोटर बोट जिसकी जल में चाल कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुनिए, एक भैया स्थिर जल है, देखिए एक तालाब है। स्थिर जल कहाँ पर होता है, तालाब में होता है कि नहीं होता? ये बहुत बड़ा तालाब है। ये आई बात समझ में? तालाब में स्थिर जल होता, बहता हुआ नहीं रहता कि नहीं, तालाब में स्थिर जल है। अगर मान लिया जाए कि मैं मोटर बोट चलाता हूँ, नाव चलाता हूँ, तो मेरी यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है नाव की, अगर इसके अंदर नाव चलाता हूँ मैं तो, ठीक है। मेरी नाव की जो ताकत है वो कितना, इसका जो इंजन है, मोटर बोट का मतलब वो इंजन वाली नाव है ये, तो मोटर बोट क्या करती है 18 किलोमीटर चल जाती है 1 घंटे में, अगर स्थिर जल में अगर चलाते हैं। आपको मैं बताऊं कि जब नदी में जब नाव चलती है ना, तो कहानी बदल जाती है। ये जो नदी है ना, नदी क्या है, इधर की ओर बह रही है, इधर की ओर बह रही ना। अगर मैं इसमें नाव चलाऊंगा तो आसान हो जाएगा, इसके अंदर नाव चलाऊंगा तो आसान हो जाएगा। कैसा आसान होगा, इधर की ओर जब मैं नाव चलाऊंगा तो मेरी जो रफ्तार है, मेरी जो चाल है नाव की, वो तो रहेगी, उसकी ताकत कम थोड़ी होगी। लेकिन जो नदी बह रही ना, वो भी सपोर्ट करेगी। देखा आप, जब जिधर नदी बहती है उधर तैरते हुए जाओगे तो बड़े स्पीड से चलते हो आप, तो क्या होगा कि मेरी जो चाल है वो कितनी है 18 किलोमीटर है कि नहीं प्रति घंटा। और नदी भी तो किसी न किसी रफ्तार से बढ़ रही होगी। पहले एक बार प्रश्न को पढ़ लेते क्या बोला है, फिर उसके बाद आगे देखेंगे हम। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूं
कि वर्ड प्रॉब्लम कोई भी हो, सीधा पहुंचो क्या पूछा गया है, बस जो चीज पूछी गई है ना उसी को ढूंढो कि भैया आपसे पूछा क्या गया है। तो धारा की चाल बताइए, तो धारा की चाल को मान लो, बस यही से प्रश्न की शुरुआत करो तो आसान हो जाएगा। हमने मान लिया कि धारा की चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब मैं नदी जिधर बह रही है उधर की ओर नाव चलाऊंगा तो इसकी भी ताकत मिलेगी और इसकी भी ताकत मिलेगी, दोनों की चाल क्या हो जाएगी, अनुकूल। ध्यान देना इधर, अनुकूल चाल। बस धारा के अनुकूल में जो चाल रहेगी ना वो कितनी होगी भैया, इसकी भी ताकत और इसकी भी ताकत दोनों को जोड़ दो, 18 धन 1 किलोमीटर, इतना चल जाएगा। सही बोल रहा हूं? ये तो बहते हुए जा ही रहा पानी, नाव को भी बहाएगा और नाव की भी ताकत लग रही है तो दोनों की ताकत जुड़ जाएगी तो इतनी चाल हो जाएगी। अनुकूल बोलते हैं इसको, धारा के अनुकूल। धारा ऐसा भी लिख देता हूं मैं, धारा के अनुकूल। अब देखिए ये सब रफ वर्क है, समझने के लिए हम लिख रहे हैं ऐसा। अब देखिए धारा के प्रतिकूल उल्टा, आप कभी नदी में तैर के देखना, उल्टा जाके देखना। अरे आप ताकत बहुत ज़्यादा लगा रहे, अपनी पूरी ताकत लगा रहे और पानी आपको पीछे धकेल रहा। अगर आपकी ताकत से अगर पानी बहने की ताकत ज़्यादा है तो आप तो बहते हुए चले जाएंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर आपकी ताकत ज़्यादा है, पानी कम स्पीड से बह रहा तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन स्लो बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। तो होता क्या है, जब इधर की ओर जाएंगे हम विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत या प्रतिकूल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रतिकूल चाल कितनी होगी भाई, जितनी भी उसकी चाल है ना नाव की 18 किलोमीटर, वो पानी की जो ताकत है उसमें से घटा दो, इतना किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल होगी। आई बात समझ में? यहां पर क्या थी, नाव की इतनी चाल थी, जब इधर की ओर चलेगी तो पानी की धारा की चाल जुड़ जाएगी उसमें, और जब इधर की ओर चलेगी तो धारा की चाल उसमें से, उसकी ताकत में से कम हो जाएगी। ताकत ही बोल रहा हूं मैं, चाल है वैसे वास्तव में, ठीक है, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। अब प्रश्न को पढ़ेंगे, अब पूरी कहानी क्लियर है। सबसे पहले तो आपसे क्या पूछा है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो उसी को मानो, माना धारा की चाल, धारा की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल नहीं, धारा की चाल, धारा की चाल कितनी है, बराबरी से 1 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हमेशा दूरी भी आती है, इसमें समय भी आता है भैया, कितना 1 घंटे में कितना चलती है, तो 1 किलोमीटर चलती है। आपको जो मालूम नहीं है उसको 1 मान लिया, आसान काम है। अब धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब जिधर धारा बह रही है उधर की ओर, मोटर बोट, जो प्रश्न में दिया वही लिखो, की चाल कितनी होगी, 1 धन 18 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बात समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, आप यहां से लेके यहां तक जा रहे हैं, ये है 300 किलोमीटर, आप ट्रेन में बैठे, ये दूरी है, ट्रेन में बैठे और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, 300 किलोमीटर जाना है, और आपकी जो चाल है ना, वो चाल जो है वो कितनी है, मान लिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 50 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, थोड़ा सा सोचो ना। 300 किलोमीटर जाना है, हर घंटे में आप 50-50 किलोमीटर जाते हो तो 6 घंटे लगेगा। क्या किया, दूरी बटे चाल। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं 18 किलोमीटर चलना है, तो 18 किलोमीटर
18 किलोमीटर दूरी तय करने में, तब 18 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लगेगा? बराबर से दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो कितना चल रहा है? 18 चल रहा है या 24 चल रहा है? 24 किलोमीटर चलना है ना, ये लिखा है 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर चलना है। तो 24 बटे 1 से धन 18, मतलब आप चाहो तो सूत्र भी लिख लो, दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी है? 24 किलोमीटर। और चाल कितनी है? 18 ऋण 1, इतना घंटे लगेगा। सही है क्या? अब देखिए, धारा के विपरीत या प्रतिकूल, विपरीत बोल दो या प्रश्न में प्रतिकूल बोला है शायद, है ना? अनुकूल और प्रतिकूल, हाँ, तो प्रतिकूल लगाओ। प्रतिकूल मोटर बोट, मोटर बोट की चाल, मतलब उधर से इधर जाएगी तो उसकी चाल कितनी होगी? 18 ऋण 1 किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में? उधर से इधर आएगी तो तब इधर से जाने में कम समय लगेगा, उधर से आने में ज़्यादा समय लगेगा। लगेगा कि नहीं ज़्यादा समय? क्योंकि चाल कम हो गई उसकी। तो क्या हो जाएगा? तब दूरी तय करने में लगा समय बराबर से कितना हो जाएगा? कितने किलोमीटर चलना है उसको? 24 किलोमीटर। और चाल कितनी है? 18 ऋण 1, इतने घंटे लगेंगे। प्रश्न को पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, क्वेश्चन बनते गया। आसान है ना? बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो कभी दिक्कत नहीं जाएगी। अब ध्यान देना, इधर एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर है, ये हो गया भैया खत्म। इसको काट देता हूँ, इसका काम खत्म, कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमें। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी अनुकूल जाने में की अपेक्षा 1 घंटा अधिक है। 1 घंटा अधिक है प्रश्नानुसार। सुनिए अब कहानी। मुझे एक बात बताओ कि नाव इधर से ज़्यादा फास्ट चलेगी ना, तो इधर से कम समय लगेगा, इधर से ज़्यादा समय लगेगा। कितना ज़्यादा समय लगता है? 1 घंटा ज़्यादा लगता है। मतलब अगर इस समय में से अगर इस समय को घटा दिया जाए तो 1 आएगा, 1 घंटा आएगा, आएगा ना? मतलब इस समय, इसमें ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि नाव की चाल कम है, इधर ज़्यादा लगेगा क्योंकि नाव की चाल ज़्यादा है। इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 आएगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं प्रश्नानुसार 24 बटे 18 ऋण 1, इसमें से 24 बटे 18 धन 1। अरे ये यहाँ पर क्या है? धन है ना, ये इधर से इधर की ओर जा रही थी तो धन रहेगा, है 18 धन 1, ठीक है? हाँ, और आने में कम हो गई, ठीक है। 24 किलोमीटर तय करने में दूरी, हाँ अब सही है। हाँ, 18 धन 1 बराबर से कितना होगा? 1 होगा। आई बात समझ में? बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि ये छोटा है कि ये छोटा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। अरे भाई, इधर जाने में कम समय लगेगा तो छोटा आएगा कि नहीं समय, और इधर से ज़्यादा समय लगेगा तो ये बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? ज़्यादा समय लगेगा कि नहीं? तो ज़्यादा समय लगेगा, मतलब ज़्यादा हो गया, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, यानी कि इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो 1 आएगा। 1 घंटे का अंतर होता है, ऐसा बोला है यहाँ पर। ये की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगता है। बस हो गया काम, ये काम हो गया। इसको भी हटा देता हूँ, इसका भी काम हो गया भाई, ठीक है ना? इसका भी काम हो चुका है। अब देखिए, इसको हल कर लेते हम, इसको हल कर लेते तो इसका लघुत्तम आ जाएगा। ये दोनों अलग अलग है तो दोनों का गुना कर दो, 18 ऋण 1 और 18 धन 1। इससे भाग देंगे तो इतने बार भाग गया, और इसका इसमें गुना करेंगे तो 24 गुणित 18 धन 1
अब आप बोलेंगे कैसे आया, तो टेंशन मतलब मैं बता रहा हूँ। इससे भाग देंगे तो इतने बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 गुणित 18 ऋण x, इतना हो गया। देखना लघुत्तम कितना है आपके पास में, 18 ऋण x और यहाँ पर 18 धन x। क्या करो, जो भी लघुत्तम आता है उसमें इसका गुना कर दो, 24 बटे 18 ऋण x, गुना कर दिया। इससे ये कैंसिल हो गया कि नहीं, तो क्या बचा आपके पास में, ये और ये, वही तो लिखा है। ऐसे ही अगर आप इसका गुना करेंगे 24 बटे 18 धन x, तो ये वाला कैंसिल होगा, तो इतना और इतना बचा कि नहीं, बस यही तो लिखना होता है। और बराबर से कितना है, 1 है, बराबर से 1। अब देखना इसका तिरछा गुना होगा तो इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, सुनिए 24 का मैं पहले इसमें 18 में गुना करता हूँ, 24 गुणित 18, तो 18 दूनी 36 दूनी 72, 7 और 18 दूनी 36, 36 40 43, कितना हो गया, 432। इसका इसमें गुना किया और इसका इसमें भी गुना करेंगे, धन 24 x ऋण, इसका इसमें गुना करेंगे तो 432, और ऋण का इसमें गुना करेंगे तो ऋण और ऋण धन 24 x, ऐसा हो गया। और इसका तिरछा गुना करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, 18 ऋण x और 18 धन x, इतना हो गया। समझ में आ गई बात, ये तिरछा जाएगा तो उधर जाएगा और ये इतना हो गया, ये कैंसिल हो गया। कितना बचा, 24 और 24 48, कितना हो गया, 48 x, बराबर से ये ऋण भी ये धन भी क्या होता है, ऐसा अगर रहे यहाँ और यहाँ एक जैसा, यहाँ और यहाँ एक जैसा, तो याद रखना एक जगह ऋण और एक जगह धन, तो होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग, ऐसा हो जाता है। और ये सबको इधर लाएंगे हम, सबको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर से ये x स्क्वायर इधर जाएगा तो धन x स्क्वायर हो जाएगा, और 48 x तो पहले से लिखा है ना, और 18 का वर्ग, 18 का वर्ग कितना होता है, देखिए x का वर्ग धन 48 x, 18 का वर्ग 8 8 64, 6 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 22 और 1 और 1 3, 324। देखिए मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, चाहे कोई भी संख्या हो जिसका वर्ग निकालना है तुरंत बिना रफ वर्क के, मैंने निकाला कि नहीं अभी 324 निकाल लिया कि नहीं, याद नहीं भी है तो भी आप फटाफट, कितना टाइम लगा मुझे, नहीं लगा, 18 गुणित 18 थोड़ी किया मैंने, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा मैं एक आध बार। अब ध्यान देना इधर, अब इसको हल करना है हमें, किससे हल करें भाई, तो हमारे पास 3 विधियां है, हम सूत्र विधि से हल करते हैं, क्योंकि बाकी की विधियां तो हमने खूब पढ़ी है, सूत्र विधि से हल करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, और तुलना करेंगे तो देखिए a के जगह कौन है, a बराबर से 1 है, b के जगह कौन है 48 है, b बराबर से कितना हो गया 48, और c बराबर से, तथा c बराबर से -324 है, इतना है। ठीक, अब देखना सूत्र विधि से, और सूत्र विधि लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर से ऋण b धन ऋण b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। गणना ज़्यादा करनी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, करें। ऋण b का मान कितना है 48, धन ऋण b का वर्ग यानी कि 48 का वर्ग, मुझे नहीं लग रहा कि वो 48 का वर्ग आपको याद होगा, नहीं होगा तो शॉर्ट ट्रिक से कर सकते। -4, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है ऋण 324, इतना हो गया, डिवाइडेड बाय 2 और a का मान कितना 1 है, इतना हो गया। अब देखना x बराबर से ऋण 48 धन ऋण 48 का वर्ग, सुनिए मैं ट्रिक बता ही देता हूँ आपको, 48 का वर्ग करना है ना, इसकी ट्रिक देखना आप,
क्या करो, इसका वर्ग कर दो। किसका? इकाई के अंक का। कितना हो गया? 8 8 64। कितने बचे? 6। इसका वर्ग कर दिया ना, 8 8 64। कितने बचे? 6। अब क्या करो, इनका सबका गुना कर दो, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ये इसका भी। 8 चौक 32 और 32 दूनी 64। आई बात समझ में? सबका गुना कर दो। 8 चौक 32, 32 दूनी 64 और 64 और 6 कितना हो गया? 64 और 6 70। 70 का शून्य, 70 का शून्य बचे 7। अब इसका वर्ग कर दो तो 4 चौक 16, 16 और 7 23। कितना हो गया? 23। इतना हो गया। तो हमारे पास में आ गया 2304 धन। इनका गुना करेंगे तो 6, 4 चौक 16 के 6 हासिल आया 1 और 4 दूनी 9, 9 और 9 और 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया इतना हो गया। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। बटे 2। ऋण और ऋण धन हो गया, इसका गुना किया, गुना भाग ही कर रहे हैं हम, कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं कर रहे। अब देखिए 1 से बराबर से कितना हो जाएगा? ऋण 48 धन ऋण। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 1200। देखिए वैसे भी जोड़ सकते हैं हम। 96 और 4 कितना हो गया? 100 हो गया। तो ये 1300, 1300, 1600, 1600 और ये कितना हो गया? ये चलिए जोड़ ही देता हूँ मैं, 2304 और 1296। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 10, 10 और ये हो गया 3 दूनी 6, 6 और ये हो गया 3, 3600। कितना हो गया? वर्गमूल 3600 और बटे 2। और इसको अगर हल करेंगे हम, ध्यान देना इधर, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मज़ा तो ऐसे ही क्वेश्चन में आता ना। आसान आसान वाले क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, ठीक है ना, हल करने में इसी में मज़ा है। अब देखना, अब ध्यान देना इधर, 1 से बराबर से ऋण 48 धन ऋण। मुझे एक बात बताओ कि 36 का वर्गमूल कितना होता? तो आप बोलेंगे 6। इसमें शून्य कितने लगे? 2। जब वर्गमूल निकाला जाता तो आधे शून्य हो जाते हैं। 2 शून्य रह गए तो 1, 4 रह गए तो 2, ऐसा, और बटे 2। आ गई बात समझ में? हमारे पास में x का मान इतना आ गया। अब एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। क्या करेंगे? धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, धन ऐसा भी लिख सकते हैं, चिन्ह, या तो पूरा हिंदी में लिखो, धन चिन्ह लेने पर। चलिए धन चिन्ह ले लेता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? ये ऋण को हटा दो, मतलब इसमें से, तो ऋण 48, ये बीच में से हटाना है ऋण, ये सामने वाला नहीं हटाना है। ये दोनों में से एक बार धन चिन्ह लेना है, एक बार ऋण चिन्ह लेना है। 60 बटे 2। तो 1 से बराबर से क्या हो जाएगा? 60 में से 48 गया तो 12 बटे 2। तो 2 1 2, 2 6 12। तो 1 का मान कितना आ गया? 1 से बराबर से 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब देखिए पुनः ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह ले लेते तो ऋण 1 से बराबर से कितना हो जाएगा? ऋण 48 ऋण 60 बटे 2 बराबर से ये हो गया 8 और 6 और 10 बटे 2। काय का? ऋण का। 2 पंचे 10 और 2 ये हो गया। तो 1 से बराबर से कितना हो गया? ऋण 56। तो बड़ी गड़बड़ सी हो गई यार बात। किसी की चाल ऋणात्मक हो सकती क्या? किलोमीटर प्रति घंटा ऐसी हो सकती क्या? जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। है क्या भैया? ऋणात्मक चाल कभी हो ही नहीं सकती। ऋणात्मक चाल का मतलब समझ रहे हो? ऋणात्मक चाल का मतलब ये हो रहा कि आप अपने घर से साइकिल से निकले, हाँ, आप अपने घर से साइकिल के लिए निकले यहाँ पर, और साइकिल चला रहे आप कौन सी दिशा में? इस दिशा में चल रहे हैं, हाँ, यहाँ जाना है आपको, तो धनात्मक चाल होगी ना। ऋणात्मक चाल का मतलब ये हो गया कि इधर जाना चाह रहे हैं आप इधर,
और हवा का प्रेशर इतना आया कि आप उड़ के यहां पर पहुंच गए। तो ये ऋणात्मक चाल होती है। वो बातें आगे चल के आपको बड़ी कक्षाओं में ये भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, ऋणात्मक वाली भी बातें पढ़ना पड़ेगा, वो वेक्टर में आएगा, वो बातें बाद में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी तो देखो ना कि ऋणात्मक, आप इधर जा रहे हो तो इधर ही जाओगे ना भाई, इधर थोड़ी चले जाओगे आप। तो ऋणात्मक चाल संभव नहीं है, ऋणात्मक चाल संभव नहीं है। अतः धारा की चाल कितनी होगी? 1 किलोमीटर थी ना, 1 का मान कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बस ये हो गया। तो इस प्रकार से हमने किया। देखिए है बड़ा आसान काम। क्या करना है? धारा की चाल जो पूछा था वो ले लिया भाई, उस दिशा में जाएगी तो ये चाल हो जाएगी, समय कितना लगेगा तो इतना हो जाएगा, वापस आने में कितना समय लगेगा तो इतना हो जाएगा। बोला है कि जाने में कम समय लगता है, आने में ज़्यादा लगता है, क्योंकि धारा के विपरीत चलना है। तो ज़्यादा समय, इसका और इसका समय का अंतर प्रश्न में दिया है 1 घंटा है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 1 घंटा। इसको हल किया तो हमारे पास में वर्ग समीकरण आ गया, और इसको सूत्र विधि से हल किया तो हमारे पास 2 उत्तर आए, 2 आंसर आए, एक तो धनात्मक, एक ऋणात्मक। तो ऋणात्मक नहीं हो सकता। जब ऋणात्मक नहीं हो सकता है तो हम जो धनात्मक आया वही आंसर हो जाएगा इसका। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो अब देखेंगे हम इसकी प्रश्नावली। देखिए प्रश्नावली है, प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है ना। सूत्र विधि से भी करेंगे, गुणनखंड विधि से भी करेंगे, और ये करेंगे हम अगली क्लास में।